हमारे आज की चर्चा का विषय है एक ऐसा कानून जो अब भारत में हर अपराध और सजा की नई परिभाषा लिख रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023। हमारे पास इस नए कानून के शुरुआती हिस्सों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इस कानूनी बदलाव की जड़ को पकड़ना, इसकी नई भाषा को समझना और ये जानना कि अपराध को लेकर इसकी सोच में क्या नया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से कानून की आत्मा में बदलाव की एक कोशिश है। हम देखेंगे कि कैसे ये पुराने आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह लेता है और अपनी एक नई पहचान बनाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता है क्या और ये कब से हमारी कानूनी दुनिया का हिस्सा बनी? भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम BNS भी कह सकते हैं, असल में 2023 का 45वां कानून है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023 को और ये 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गया। ये तारीख बहुत अहम है क्योंकि इसी दिन से आप सोचिए 160 साल से भी ज्यादा पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 का दौर खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब देश में अपराधों के लिए सजा इसी नए कानून के हिसाब से तय होगी। इसका दायरा क्या है? मतलब ये कानून कहाँ-कहाँ और किस-किस पर लागू होता है? इसकी धारा 1 इस बारे में बताती है और यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये कानून भारत की जमीन पर होने वाले हर अपराध के लिए हर व्यक्ति पर लागू होता है। हर व्यक्ति? हर व्यक्ति मतलब है कि चाहे वो भारत का नागरिक हो या किसी और देश का, अगर अपराध भारत में हुआ है तो उस पर BNS के तहत ही कार्रवाई होगी। अच्छा, तो अगर कोई टूरिस्ट भारत आकर कोई जुर्म करता है तो उसे इसी कानून का सामना करना पड़ेगा। पर क्या इसका दायरा भारत की सीमाओं के बाहर भी जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। धारा 1 के हिस्से 4 और 5 यही बताते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई ऐसा काम करता है जो BNS के हिसाब से अपराध है, तो जब वो भारत लौटेगा उस पर यही मुकदमा चलाया जा सकता है। यही नहीं, अगर कोई भारत में रजिस्टर हुए जहाज या विमान पर, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, अपराध करता है तो भी यही कानून लागू होगा। यानी कानून की पकड़ काफी लंबी है। क्या कोई ऐसा भी है जिस पर यह कानून लागू नहीं होता? मतलब इसके कुछ अपवाद भी हैं? हाँ, कुछ अपवाद रखे गए हैं। धारा 16 साफ करती है कि ये कानून सेना के जवानों पर लागू नहीं होगा। अगर मामला बगावत या नौकरी छोड़कर भाग जाने जैसे फौजी अपराधों का है, उनके लिए अपने अलग आर्मी एक्ट और दूसरे कानून हैं। इसी तरह अगर किसी खास मुद्दे के लिए कोई स्पेशल कानून बनाया गया है, जैसे ड्रग्स के लिए NDPS एक्ट, तो BNS उस पर हावी नहीं होगा। ठीक है, ये बुनियाद तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर। जब हम अपराध या क्राइम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है, लेकिन कानून की नजर में अपराध असल में है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कानून हर गलत काम को अपराध नहीं मानता। BNS की धारा 224 इसे बहुत सीधे तरीके से परिभाषित करती है। अपराध का मतलब है कोई भी ऐसा काम या काम न करना जिसे इस कानून ने सजा के लायक बनाया है। लेकिन कानून के बड़े बड़े जानकारों ने इसे और गहरे में समझाया है। जैसे मशहूर न्यायविद ब्लैकस्टोन ने कहा था कि सार्वजनिक कानून को तोड़ने वाला कोई भी काम अपराध है। मतलब ऐसा काम जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। एक और नाम स्टीफन का भी जिक्र है। हाँ, स्टीफन का कहना था कि अपराध एक ऐसा काम है जिसे कानून मना करता है और जो समाज की नैतिक भावनाओं के खिलाफ है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई काम सिर्फ इसलिए अपराध नहीं बन जाता कि वो नैतिक रूप से गलत है। जैसे झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत है, पर हर झूठ बोलना अपराध नहीं है। अपराध ये तभी बनता है जब कानून उस पर अपराध का ठप्पा लगाए और उसके लिए सजा तय करे। यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत निकल कर आता है जिसके बिना अपराध कानून अधूरा है। मेंस रिया और एक्टस रियस। ये सुनने में बड़े भारी भरकम लैटिन शब्द लगते हैं। आसान भाषा में ये क्या है? इन्हें अपराध के 2 सबसे जरूरी तत्व कह सकते हैं। एक्टस रियस का मतलब है आपराधिक काम, गिल्टी एक्ट। बिल्कुल। और मेंस रिया का मतलब है आपराधिक मन या बुरा इरादा। यानी अपराध होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक, कोई गलत काम होना चाहिए और दूसरा, उस काम को करने का गलत इरादा भी होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ गलत काम कर देना ही काफी नहीं है, उसे करने के पीछे की नीयत भी, वो भी गलत होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी बात को एक पुरानी लैटिन कहावत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है,
एक्टिस नॉन फैसेट रेयम निसी मेंसिट्रेया। इसका मतलब है सिर्फ काम किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। काम और इरादा, इन दोनों का मिलना जरूरी है। लेकिन ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। आम इंसान तो यही सोचेगा कि किसी ने अपराध क्यों किया, यानी उसका मकसद, मोटिव क्या था। ये सबसे जरूरी सवाल है। क्या अदालतें सच में मकसद को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं, भले ही मकसद कितना भी नेक क्यों ना हो? ये एक बहुत ही अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। कानून इरादे को देखता है, मकसद को नहीं। इरादा? इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन। इरादा मतलब क्या आप वो काम करना चाहते थे, मकसद मतलब आप वो काम क्यों करना चाहते थे। मान लीजिए एक इंसान किसी अमीर को लूटता है ताकि गरीबों की मदद कर सके। यहां उसका मकसद शायद नेक है, पर उसका इरादा लूटने का था, जो कि एक अपराध है। कानून उसके इरादे के लिए उसे सजा देगा, मकसद के लिए नहीं। मकसद शायद सजा कमियां ज्यादा करने में भूमिका निभाए, पर वो अपराध का जरूरी तत्व नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बिना बुरे इरादे के भी सजा मिल जाए? क्या कोई ऐसा अपराध है जहां मेंस रिया की जरूरत ही ना हो? हाँ, कुछ ऐसे अपवाद हैं। इन्हें कठोर दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपराध कहा जाता है। इन मामलों में कानून ये मानता है कि काम इतना गंभीर है कि इरादा चाहे जो भी हो, उसे सजा देना जरूरी है। जैसे द्विविवाह, बिगमी, यानी एक पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना। इसमें ये दलील नहीं चलेगी कि मुझे पता नहीं था कि मेरी पहली शादी अभी भी कानूनी तौर पर वैध है। ये तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर किसी ने अनजाने में भी ऐसा कुछ कर दिया तो भी वो अपराधी माना जाएगा। इसके पीछे क्या सोच है? क्या समाज को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है? बिल्कुल सही। इसके पीछे सोच यही है कि कुछ मामलों में समाज का हित किसी एक व्यक्ति की भूल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, यानी आम जनता को परेशान करने वाले काम या फिर मिलावटी खाना बेचने जैसे मामले इसी में आते हैं। यहां कानून कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी सावधानी बरतें। अगर आपने नहीं बरती तो इरादे की दलील नहीं चलेगी। ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब अपराध के सफर को समझते हैं। कोई भी अपराध एक झटके में तो नहीं हो जाता होगा। इसके कुछ चरण या स्टेज होते होंगे। हाँ, कानून के जानकारों ने अपराध को पूरा होने तक 4 हिस्सों में बांटा है। पहला चरण है आशय, इंटेंशन। जब किसी के मन में पहली बार अपराध करने का ख्याल आता है। सिर्फ खुद सोचना कभी अपराध नहीं होता, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। यानी खानगी पुलाव पकाने पर कोई सजा नहीं है। अगला कदम क्या होता है? दूसरा चरण है तैयारी, प्रिपरेशन। जब ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए आप कुछ इंतजाम करते हैं, जैसे चोरी करने के लिए औजार खरीदना या किसी को मारने के लिए जहर इकट्ठा करना। हाँ। आमतौर पर सिर्फ तैयारी करना भी सजा के लायक नहीं माना जाता। तीसरा चरण? तीसरा और बहुत अहम चरण है प्रयत्न, अटेम्प्ट। जब तैयारी पूरी हो जाती है और अपराधी अपने इरादे को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाता है, जैसे किसी की जेब में हाथ डालना, भले ही जेब खाली निकले, या किसी पर गोली चलाना, भले ही निशाना चूक जाए। प्रयत्न हमेशा सजा के लायक होता है, क्योंकि यहाँ अपराधी का इरादा उसके काम से साफ जाहिर हो जाता है। और आखिरी चरण तो जाहिर है अपराध का पूरा हो जाना। बिल्कुल। चौथा और अंतिम चरण है अपराध की पूर्णता, कंप्लीशन। जब अपराधी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। ये तो हमेशा ही दंडनीय होता है। यहाँ एक बात अटक रही है। आपने कहा कि तैयारी दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में तैयारी भी तो बहुत खतरनाक हो सकती है। मान लीजिए कोई बम बनाने का सामान इकट्ठा कर रहा हो, तो क्या हम उसके बम फोड़ने का इंतजार करेंगे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी वजह से कानून ने कुछ बहुत गंभीर अपराधों की तैयारी को भी अपराध माना है। बीएनएस के तहत ऐसे 4 मुख्य मामले हैं। पहला, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी करना, धारा 149। ओके। दूसरा, भारत के किसी दोस्त देश के इलाके में जाकर लूटपाट करने की तैयारी करना, धारा 154। तीसरा, नकली सिक्के बनाने के लिए मशीनें या सामान बनाना या बेचना, धारा 181। और चौथा, डकैती डालने की तैयारी करना, धारा 310। 4 मतलब किसी एक इंसान की हत्या की तैयारी करना अपराध नहीं है, पर डकैती की तैयारी करना अपराध है। ये बहुत अजीब लगता है। इसके पीछे क्या तर्क है? तो हमने कानून यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक लाइन खींच रहा है। डकैती की तैयारी, जैसे 5 या उससे ज्यादा लोगों का हथियार बंद होकर एक जगह इकट्ठा होना, अपने आप में समाज के लिए एक सीधा और तत्काल खतरा है। ये एक सार्वजनिक दहशत पैदा करता है और ये संगठित अपराध की निशानी है। जबकि किसी एक व्यक्ति की हत्या की तैयारी, जब तक कि वो कोशिश में ना बदल जाए, उतनी व्यापक दहशत नहीं फैलाती।
कानून यहाँ सार्वजनिक सुरक्षा को और संगठित अपराध के बड़े खतरे को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। तो हमने अपराध के पूरे सफर को समझा, इरादे से लेकर अंजाम तक। लेकिन इस पूरे सफर में कानून कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करता है जिनकी अपनी एक दुनिया है। अगर हमें इस कानून को सच में समझना है तो पहले इसकी भाषा को समझना होगा। धारा 2 इसी भाषा की डिक्शनरी है। चलिए इसमें से कुछ दिलचस्प शब्द उठाते हैं। जरूर, और ये परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं क्योंकि पूरे बीएनएस में यही शब्द बार बार आएंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति, पर्सन, इस शब्द को लेते हैं। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है, एक इंसान। लेकिन क्या कानून भी इसे ऐसे ही देखता है? नहीं, कानून का व्यक्ति बहुत बड़ा है। धारा 226 कहती है कि व्यक्ति में कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन या लोगों का कोई समूह भी शामिल है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। अगर कंपनी एक व्यक्ति है तो क्या एक कंपनी पर हत्या का मुकदमा चल सकता है, या फिर उसकी जिम्मेदारी हमेशा उसके डायरेक्टरों पर ही आती है? ये तो बहुत उलझा हुआ लगता है। यही तो इसकी खूबसूरती है। कंपनी पर हत्या का मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि उसे फांसी या जेल नहीं हो सकती, लेकिन उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए ये परिभाषा जरूरी है। इसीलिए मानव हत्या को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी की हत्या नहीं हो सकती। ये वाकई रोचक है। अब आते हैं कुछ और परिभाषाओं पर। महिला, वुमेन और शिशु, चाइल्ड, को कानून कैसे देखता है? धारा 235 के अनुसार महिला का मतलब किसी भी उम्र की मानव नारी है, चाहे वो 1 दिन की बच्ची हो या 100 साल की बुजुर्ग। और धारा 23 के अनुसार शिशु का मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है, लड़का हो या लड़की। अब बात करते हैं संपत्ति की। चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें क्या आता है और क्या नहीं? इसमें भी जरूर कोई कानूनी बारीकी होगी। हाँ है। धारा 221 कहती है कि चल संपत्ति में हर तरह की टैंजिबल प्रॉपर्टी आती है जिसे हम छू सकते हैं, सिवाय जमीन और जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी चीजों के, जैसे मकान या पेड़। लेकिन अगर पेड़ को काट दिया जाए तो? जैसे ही पेड़ जमीन से अलग हुआ, वो चल संपत्ति बन जाता है। और इसीलिए पेड़ काटना शायद अपराध ना हो, पर कटे हुए पेड़ को बिना पूछे ले जाना वो चोरी का अपराध बन सकता है। यही इसकी कानूनी बारीकी है। कानून में सद्भाव या गुड फेथ, अच्छी नीयत का भी जिक्र है। इसे कैसे परिभाषित किया गया है? ये बहुत दिलचस्प है। धारा 211 कहती है कि कोई भी काम सद्भाव पूर्वक किया हुआ नहीं माना जाएगा अगर वो बिना पूरी सावधानी और ध्यान, यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन के किया गया हो। मतलब सिर्फ अच्छा इरादा रखना काफी नहीं है, आपको उस काम को करते हुए एक समझदार इंसान की तरह पूरी सावधानी भी बरतनी होगी। अगर एक डॉक्टर लापरवाही से ऑपरेशन करता है और मरीज को नुकसान हो जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी नीयत तो अच्छी थी। अब उन 2 शब्दों पर आते हैं जो अपराध के इरादे को और साफ करते हैं। बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, और कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। इनमें क्या फर्क है? धारा 27 बेईमानी से को परिभाषित करती है। इसका सीधा संबंध संपत्ति से है। इसे ऐसे समझिए, अगर मैंने आपकी जेब से बटुआ निकाला तो मुझे सदोष अभिलाभ हुआ, यानी मुझे गलत तरीके से कुछ मिला जिसका मैं हकदार नहीं था। और आपको सदोष हानि हुई, यानी मैंने गलत तरीके से कुछ खोया। हाँ, जिसके आप हकदार थे। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो इरादा बेईमानी का माना जाता है। और कपटपूर्वक? कपटपूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली का मतलब है धोखा देने के इरादे से कुछ करना। धारा 29 यही कहती है। यहां मुख्य तत्व धोखा है। हो सकता है इसमें संपत्ति का कोई लेन देन न हो, जैसे कोई नकली डिग्री दिखाकर नौकरी पा लेता है, तो उसने ये काम कपटपूर्वक किया है। ये बहुत साफ हुआ। अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत पर आते हैं। अक्सर बड़े अपराध अकेले नहीं किए जाते, कई लोग मिलकर करते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी कैसे तय होती है? कौन किस हद तक जिम्मेदार है? इसके लिए बीएनएस की धारा 35 एक बहुत मजबूत नियम बनाती है। इसे सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत कहते हैं। ये कहती है कि जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं, तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वो अपराध अकेले किया हो। तर जाकर ग को मार डालता है। यहाँ क ने तो किसी को छुआ भी नहीं, तो उसकी क्या भूमिका होगी? इस मामले में क भी हत्या का उतना ही दोषी माना जाएगा जितना ख, क्योंकि उनका सामान्य आशय हत्या करना था और क का पहरा देना उस प्लान का एक अहम हिस्सा था। इसे ऐसे सोचिए, ये हाइस्ट मूवी वाला रूल है। एक टीम बैंक लूटने जाती है, एक गाड़ी में इंतजार करता है, एक दरवाजे पर नजर रखता है और 2 लोग अंदर जाते हैं।
भले ही गोली सिर्फ एक ने चलाई हो, लेकिन अगर प्लान सबका था और सब मौके पर मौजूद थे तो सजा सबको बराबर मिलेगी। यही कॉमन इंटेंशन का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के लिए अपराध की जगह पर मौजूद होना और किसी न किसी तरह से उस प्लान में शामिल होना जरूरी है। हाँ, सामान्य तौर पर शारीरिक उपस्थिति और भागीदारी देखी जाती है। यह धारा अपने आप में कोई नया अपराध नहीं बनाती, बल्कि इस जिम्मेदारी तय करने का एक नियम है। यह बताती है कि ग्रुप में किए गए अपराध की जिम्मेदारी भी ग्रुप की होती है। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता 2030 की कुछ बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी बातों को समझा। इसकी शुरुआत से लेकर अपराध की कानूनी परिभाषा, उसके 2 सबसे ज़रूरी तत्व, आपराधिक काम और आपराधिक मन, और फिर अपराध के 4 चरण। और हमने ये भी देखा कि कानून की अपनी एक भाषा है, जहां व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसान नहीं और सद्भाव का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत नहीं। साथ ही हमने ये भी समझा कि जब लोग मिलकर अपराध करते हैं तो कानून एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर कैसे काम करता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। कानून एक तरफ कहता है कि अपराध के लिए मेंस रिया यानी आपराधिक मन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी जैसी बेजान, बिना मन वाली चीज को भी शामिल करता है। तो सवाल ये है कि हमारी कानूनी व्यवस्था एक कंपनी को, जिसके पास अपना कोई दिमाग या इरादा नहीं होता, उसके मन के लिए असल में कैसे जवाबदेह ठहरा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कानून की सीमाओं और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की उलझी हुई दुनिया पर सोचने को मजबूर करता है।